हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे बीएससी और एमएससी से थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जिसे हम ऊष्मागतिकी भी बोलते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स। तो देख लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो यह ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है हमारा थर्मोस और दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मोस का मतलब होता है हीट या ऊष्मा, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन या गति। एवं क्या बोल सकते हैं, यह नाम मूलतः ऊष्मा की जो वहन शक्ति होती है उसका अध्ययन करने के कारण ही पड़ा हुआ है, या बोल सकते हैं मोटिव पावर ऑफ हीट के अध्ययन के कारण पड़ा हुआ है नाम इसका। तो ऊष्मा गतिकी किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रमों में संलग्न ऊष्मा कार्य ऊर्जा एवं निकाय की अवस्था में परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि कितना परिवर्तन हुआ है पहले से दूसरी अवस्था में, तो उसका अध्ययन करने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ता है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ये सब पढ़ेंगे किस तरीके से होगा, और बहुत सारे हैं सिस्टम। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि दो वर्ड आता है यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो होता है आपका पहला सिस्टम और दूसरा होता है सराउंडिंग। ठीक है, तो सिस्टम किसको बोलेंगे और सराउंडिंग किसको बोलेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। तो देखिए, एक बीकर लिए हैं, या कोई सा भी पात्र ले सकते हो, बीकर ही नहीं है, बीकर में तो नहीं कर सकते, बीकर में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कोई सा भी हम ले लेते हैं पात्र। उसमें क्या करते हैं, गैस भरा रहता है। अगर भरोगे फिर भी नहीं है, नहीं भरोगे तो जैसे कि कमरा ले लो। ठीक है, तो हम अभी कमरा में बैठे हैं, तो कमरे में क्या है, गैस तो है ही, ऑक्सीजन तो सब जगह रहते हैं, कोई सा भी गैस। तो क्या हो जाएगा, जैसे कि कमरा को आप कंसिडर कर रहे हो, तो इसमें गैस भरा हुआ है, तो वो कमरा क्या हो जाएगा आपके लिए, वो सिस्टम हो जाएगा। और कमरा के अलावा बाकी जो भी हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके सराउंडिंग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ये डायग्राम में दिया हुआ है। जैसे कि गैस को हम यहाँ पे जो पात्र लिए हैं उसमें क्या बोलेंगे, उसको सिस्टम बोलेंगे। ये सिस्टम को क्या बोला जाता है, निकाय बोला जाता है। और सिस्टम के अलावा, जैसे कि इसके अलावा बाहर इधर उधर जो भी आपका रहेगा, चाहे वो ग्लास हो, पेड़ हो, पौधा हो, हम ही ना क्यों खुद हो, क्या कहलाएंगे, उसमें सराउंडिंग कहलाएंगे, जिसे क्या बोला जाता है, पार्श्विक बोला जाता है हिंदी में। ठीक है, ये हो गया। तो सिस्टम क्या है और सराउंडिंग क्या है ये समझ आ गया है हमें। तो जैसे कि देखो, अगर सिस्टम और दूसरा इसको हम सिस्टम मानते हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा, सराउंडिंग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको सिस्टम मानेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। तो सिस्टम के अलावा बाकी जो भी रहेंगे वो सराउंडिंग कहलाएंगे। तो अब देख लेते हैं सिस्टम के प्रकार कि सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, जो सिस्टम हम सिस्टम और सराउंडिंग बोल रहे हैं उसके अनुसार से। तो सिस्टम के प्रकार यहाँ पे देखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक में सिस्टम एवं सराउंडिंग के मध्य दो प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं हो सकती हैं। इसके मध्य सीमा के आर पार पदार्थ, मैटर या एनर्जी का विनिमय, एक्सचेंज संभावित होता है। विनिमय के आधार पर सिस्टम निम्न प्रकार के हो सकते हैं। तो कितने प्रकार के हो सकते हैं, जो एक्सचेंज होता है हमारा मीटर और एनर्जी के अनुसार से तीन प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहला है विवृत या खुला निकाय, जिसे ओपन सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है संवृत या बंद निकाय, जिसे हम क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। तीसरा होता है विलगित निकाय, जिसे आइसोलेटेड सिस्टम कहा गया है। तो बारी बारी एक एक करके देखते जाते हैं सिस्टम के प्रकार को। तो सबसे पहला है, हम देखते हैं विवृत या खुला निकाय, जिसे हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन में बहुत आता है कि निकाय के कितने प्रकार होते हैं, स्पष्ट उदाहरण सहित बताइए करके। ठीक है, तो देखते हैं ओपन सिस्टम क्या है। ऐसे सिस्टम जिसमें सिस्टम एवं सराउंडिंग के मध्य पदार्थ एवं ऊर्जा दोनों का आगमन या बहिर्गमन अर्थात एक्सचेंज होता है, ओपन सिस्टम कहलाता है। जैसे कि डायग्राम में देखते हैं हम, कौन सा ओपन सिस्टम हो जाएगा, ये वाला ओपन सिस्टम हो जाएगा। ये है आपका ओपन सिस्टम। कैसे ओपन सिस्टम होगा उसको पहले देख लेते हैं हम। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखे हैं हम, पदार्थ और ऊर्जा दोनों का एक्सचेंज होता है। मतलब कि पदार्थ क्या है, मीटर है, ठीक है, या मास बोल सकते हो आप, और क्या है, एक ऊर्जा। ठीक है, मास या हीट बोल सकते हो, या क्या बोल सकते हैं हम, मीटर और एनर्जी बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मास और हीट डायग्राम में शो करने वाली हूँ। देखिए,
मान लेते हैं कोई सा पात्र है, खुला पात्र है या बीकर ही है समझो, उसमें पानी भरा हुआ है इसमें, ठीक। वो क्या करेगा, अगर थोड़ा सा टाइम होगा तो वो उड़ यानी कि वाष्पोत्सर्जित हो जाएगा, उड़ जाएगा, या क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर बैठ जाएगा, ठीक है। तो गर्म कराएंगे या ऐसे ही रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि गर्मी के दिन में आप या ठंडे के दिन में जो भी है, पानी को ऐसे खुला रख देंगे तो कुछ दिनों बाद वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है ना। तो वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, मास का एक्सचेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है, इसको अगर टच करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका ये हीट जैसे लगेगा, तो ऊष्मा का भी या हीट का भी एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये खुला पात्र के रूप में है। अब देख लेते हैं दूसरा प्रकार, संवृत या बंद निकाय, या क्या बोलते हैं इसको, क्लोज्ड सिस्टम बोला गया है, ठीक। क्लोज्ड सिस्टम के लिए कैसे करेंगे, ऐसे सिस्टम जिसमें सिस्टम तथा सराउंडिंग के मध्य केवल ऊर्जा का विनिमय संभव होता है, पदार्थ ना तो सिस्टम के में प्रविष्ट कर सकता है और ना ही बाहर निकल सकता है, क्लोज्ड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। मतलब कि ऊर्जा का ही विनिमय होगा, आपका पदार्थ का नहीं होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम मान लो क्या बोला गया है कि ऊर्जा का ही आदान प्रदान होगा और पदार्थ का नहीं होगा। तो यहाँ पे पदार्थ के रूप में एम ले लेते हैं हम, इसका नहीं होगा, मास का एक्सचेंज नहीं होगा, और क्यू का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ऐसे कर देते हैं, जो एक्सचेंज होता है उसको ऐसे कर देते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे भी ये ओपन सिस्टम में एक्सचेंज हो रहा था तो इस तरीके से, ठीक है, और नहीं हो रहा है तो उसको क्रॉस कर दे रहे हैं। अब क्या है कि इसमें जैसे कि इसमें ओपन सिस्टम, ये ओपन सिस्टम है और ये क्लोज्ड सिस्टम है, दोनों में अंतर क्या है, ये हो गया आपका ओपन सिस्टम, ठीक है, और ये क्या हो गया, क्लोज्ड सिस्टम। तो इन दोनों में क्या अंतर है हमारा, तो इन दोनों में बस यही अंतर है कि ये तो खुला हुआ है, बट क्लोज्ड सिस्टम में क्या कर देते हैं, एक तरीके से हम उसमें प्रेशर करके उसको पूरी तरह से क्लोज्ड कर देते हैं। या आप सिंपल सा ऐसे सिंपल बॉटल भी ले सकते हो जो बंद रहेगा, उसमें पानी भरा भरा रहेगा। तो क्या होगा, अगर उसको टच करेंगे तो यहाँ पे ठंडा है कि गर्म, उसको गर्म करवाएंगे तो गर्म जैसे लगेगा, उसको ठंडा कर देंगे तो ठंडा जैसे लगेगा, तो उसमें हीट का आदान प्रदान होगा। बट उसका ढक्कन अगर बंद है बॉटल का, तो उसमें से जो पानी अंदर भरे हुए वो बाहर निकलेगा क्या, या हम बाहर से उसमें अंदर डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते। इसलिए जो पदार्थ है वो उसका एक्सचेंज नहीं होता है, बोला गया है क्लोज्ड सिस्टम में। यहाँ पे पिस्टन से द्वारा उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। या सिंपल सा बॉटल ले सकते हो आप यहाँ पे, ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम का। अब तीसरा देखते हैं, विलगित निकाय, या क्या बोलते हैं इसको, आइसोलेटेड सिस्टम बोला गया है, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, ऐसे सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के मध्य ना तो ऊर्जा का और ना ही पदार्थ का विनिमय होता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। मतलब यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ना तो मास और ना ही हीट का ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो देखते हैं आपका यहाँ पे, इसको लिख देते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, क्या लिख देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। 3 प्रकार के सिस्टम हो गए। तो यहाँ पे अब हम बोलेंगे कि ना तो मास का एक्सचेंज होगा और ना ही हीट का एक्सचेंज होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इसको क्रॉस कर दीजिए, तभी पता चलता है, ना ही मास का ना ही हीट का। अब कैसे करेंगे कि मास और हीट का दोनों का नहीं होगा करके, जैसे कि कोई सा भी आपका बॉटल है या बीकर है या पात्र जो भी लिए हो, उसको पिस्टन लगा दिए हैं, यहाँ पे देखिए पिस्टन लगा हुआ है ऊपर में, जैसे कि क्लोज्ड सिस्टम में लगा हुआ था। दोनों में तो चलो समानता हो गया। अब डिफरेंस क्या है इसमें दोनों में, क्लोज्ड और आइसोलेटेड में, इसको हम बाहर से फिर से एक बार और इसको पूरा बाहर से ढक दिए हैं, ठीक है ना, मतलब कि उसको पूरा बंद कर दिए हैं। जैसे कि क्लोज सिस्टम में सिंपल सा हम पिस्टन लगाए थे, इसमें पिस्टन लगा कर के भी ऊपर से कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो ऊपर से कवर कर दिए हैं, तो ये जो गर्म होगा वो ये वाला अंदर वाला पार्ट होगा जो कवर किए हैं उसका वाला पार्ट, और बाहर वाला पार्ट हमारा टच करेंगे तो कुछ महसूस नहीं होगा। ना ही पदार्थ क्या होगा, जैसे कि क्लोज सिस्टम में पदार्थ का तो हमारा हो ही नहीं रहा था, तो इसमें और कहाँ से होगा, पिस्टन भी लगा हुआ, ऊपर से कवर भी है, तो इसीलिए इसमें मास और ना ही हीट दोनों का ही ट्रांसफर नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका सिंपल सा थर्मस ले सकते हो, ठीक है। ओपन सिस्टम का सिंपल आप कोई सा भी बीकर ले सकते हो, ठीक है, बीकर में पानी करके उसको रख सकते हो। क्लोज सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आपका बंद बॉटल हो जाएगा,
सिंपल वाला बॉटल। और आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, थर्मस वाला हो जाएगा, थर्मस बॉटल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम तीनों टाइप का सिस्टम देख चुके हैं। पहला है हमारा ओपन सिस्टम, दूसरा है क्लोज्ड सिस्टम और तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अब देखते हैं हम इसके बाद सिस्टम हमारा हो गया। अब आ जाते हैं स्टेट ऑफ ए सिस्टम। ठीक है, निकाय की अवस्था देख लेते हैं। प्रकार तो देख लिए कि 3 प्रकार का होता है, सबको समझ लिए किसका किसका एग्जाम्पल है। ठीक, अब देखते हैं कि निकाय की अवस्था कितने प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। पहला है आप हमारा गहन परिवर्ती या विशिष्ट गुण धर्म, या क्या बोलते हैं इंटेंसिव वेरिएबल और प्रॉपर्टी। ठीक, अब दूसरा है मात्रात्मक परिवर्ती या विस्तीर्ण गुण, जिसको बोला जाता है एक्सटेंसिव वेरिएबल ऑफ प्रॉपर्टी, आर प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोला जाता है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये सब इतना गहन या परिवर्ती वैसे कुछ यूज़ नहीं किया जाता है, सिंपल बोलता है एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या है समझाइए। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके देखते जाते हैं। पहला है हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में पहले देख लेते हैं क्या होता है। वे गुणधर्म जो सिस्टम में उपस्थित पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करते होते हैं तथा उसके परिणाम पर निर्भर नहीं होते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। तो कभी कभी इसमें किसी किसी बुक में इसमें पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होते हैं बोलते हैं, किसी किसी में नहीं होता है बोलते हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट होते हैं ये। तो ये याद रखना, इंटेंसिव में आई आता है और इंडिपेंडेंट में आई आता है। तो इसको समझ लेना कि इंडिपेंडेंट ही रहते हैं। कभी कभी पदार्थ की प्रकृति भी क्या रहती है, इंडिपेंडेंट ही रहती है। परिणाम पर तो निर्भर नहीं करेगा ही करेगा, प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो कुछ बुक में इस तरीके से लिखा रहता है। अब क्या है, ऐसे गुण धर्म संपूर्ण सिस्टम में समान होते हैं और यह एडिटिव विधि से प्राप्त नहीं होते, मतलब कि जोड़ करके हम इसको दूसरा का नहीं कर सकते। जैसे कि टेम्परेचर है, एक बीकर में हम ले रहे हैं पानी, दूसरे बीकर में भी पानी लिए हैं मान लो, तो एक गर्म करवाते हैं तो दोनों का टेम्परेचर तो सेम नहीं रहेगा, किसी का जल्दी गर्म हो जाएगा, किसी का लेट में गर्म होगा। तो इसलिए टेम्परेचर 1 और टेम्परेचर 2 को हम दोनों को एडिटिव नेचर के रूप में नहीं ले सकते। ठीक है, ये होता है। तो इसका एग्जाम्पल है टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन, और भी हो सकते हैं, उसको हम देखेंगे वीडियो में ही। पहले देख लेते हैं इसका कि थ्योरी पार्ट क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये एडिटिव नहीं होते हैं, ये समझ आ गया, और ये इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ये भी समझ आ गया। और क्या है कि संपूर्ण सिस्टम में ये समान होते हैं, मतलब कि जो भी सिस्टम है वो समान ही रहेंगे। ठीक, ये हो गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा देख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वह गुणधर्म जो सिस्टम में विद्यमान पदार्थ की मात्रा या परिणाम पर निर्भर करता है, मतलब कि डिपेंड होते हैं ये। ठीक, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ये डिपेंड होते हैं, और इंटेंसिव वाले क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, मास हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसका। तो वे गुणधर्म जिनके मान एडिटिव हों, अर्थात जिनके मान सिस्टम के प्रत्येक भागों में इनके मानों के योग से प्राप्त होता है। ठीक, वही हो जाएंगे हमारा, क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हो गया। अब इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। तो एक का अगर एग्जाम्पल याद करते हो तो दूसरा अपने आप हमारा पता चल जाता है कि क्या होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बीएससी एमएससी में आता ही आता है कि किस तरीके से होगा करके। ठीक, तो देखते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये आखिर है क्या। EMR, VVT, DF, SSC, BP, उन सबका हम ट्रिक से पता करेंगे कि आखिर में इसका नाम क्या है। तो मान लेते हैं एक ट्रिक छोटा सा कि ई का मतलब इंजीनियर, कोई इंजीनियर है, मिस्टर। MR क्या है, मिस्टर। ई का मतलब इंजीनियर हमारा, MR का मिस्टर हो जाएगा। और ये VVT, एक VVT है जो इंजीनियर है, तो उसी को बोला जाएगा इंजीनियर मिस्टर VVT के डियर फ्रेंड। DF का मतलब क्या हो जाएगा, डियर फ्रेंड। जो इंजीनियर है, मिस्टर इंजीनियर के डियर फ्रेंड, VVT के डियर फ्रेंड, वो क्या कर रहे हैं, SSC एग्जाम देने जा रहे हैं, दिला रहे हैं,
तो एग्जाम दिलाने से क्या हो जाता है, बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, तो इंजीनियर मिस्टर वीवीटी डियर फ्रेंड एसएससी एग्जाम दिलाकर उसके बीपी हाई हो गया या लो हो गया, जो भी। ठीक, ये था हमारा सिंपल सा ट्रिक। अब EMRVVTDFSSC बीपी का क्या फुल नेम है उसको देखते हैं हम। तो फुल नेम देखने से कैसे करेंगे हम, देखिए। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एम का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। आर का मतलब है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वी का मतलब है वेपर प्रेशर। एक और भी का मतलब है वेलोसिटी। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, ये हो गया। अब है डी का मतलब है डेंसिटी। एफ का मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट। एस का मतलब है सरफेस टेंशन। एस का मतलब है, दूसरा एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम हीट कैपेसिटी बोलते हैं तो एक्सटेंसिव में आ जाएगा, अगर हम स्पेसिफिक लगा देते हैं हीट कैपेसिटी के साथ तो वो क्या आ जाएगा, इंटेंसिव में आ जाएगा। सी का मतलब होता है कंसंट्रेशन। बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। पी का मतलब होता है प्रेशर। तो अगर आप पूरा याद नहीं करना चाहते तो कुछ कुछ को याद कर सकते हैं, जैसे कि प्रेशर हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, इतना तो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, इतना तो याद कर सकते हैं ना हम। ठीक, तो ये हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। अब दूसरा देख लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल। अब है इसमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, मास है, एनर्जी है, फ्री एनर्जी है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है और हीट कैपेसिटी। देखा, मैं बोली थी हीट कैपेसिटी अगर लेते हैं तो हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल हो जाएगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेंगे तो वो इंटेंसिव का एग्जांपल हो जाएगा। और एक्सटेंसिव मतलब क्या होता है, ये एडिटिव नेचर के होते हैं। मतलब अगर एक की एनर्जी या दूसरे की एनर्जी को हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम एडिटिव नेचर नहीं देखते हैं। ये हो गया हमारा किस तरीके से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ऊष्मागतिकी प्रक्रियाएं या थर्मोडायनेमिक ऑपरेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में हम ये सभी छोटे छोटे पॉइंट हैं उसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वह ऑपरेशन जो एक सिस्टम की स्टेट में परिवर्तन लाता है प्रक्रम कहलाता है। मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में परिवर्तन तो होगा ना, यहाँ से जैसे कि हम यहाँ से उठ करके दूसरे जगह जाते हैं तो हमारे में भी परिवर्तन होता है, तो उसी को प्रोसेस कहलाता है या प्रक्रम कहलाता है बोला गया है। सिस्टम के इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाने में संलग्न पदों को अवस्था परिवर्तन का पथ या पाथ ऑफ स्टेट चेंज कहते हैं। इस प्रकार का प्रक्रम अवस्था परिवर्तन के पथ को दर्शाता है। ठीक, पथ कैसे, किस तरीके से, किस पथ से जा रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट, उसको पथ में। अब ये हो जाता है ऊष्मागतिकी प्रक्रम विभिन्न प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, यहाँ पे आपके सिलेबस में दिया गया है 6 प्रकार का। तो स्टार्ट करते हैं एक एक करके। पहला आपका प्रकार है समतापी प्रक्रम, या क्या बोलते हैं इसको, आइसोथर्मल प्रोसेस बोला गया है। ये हुआ। तो देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है। यदि कोई प्रक्रम या प्रोसेस इस प्रकार कराई जाए कि प्रक्रम के दौरान सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहे तो प्रक्रम को आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। देखिएगा, इसमें जो भी प्रकार रहेंगे उसके नाम पे ही छिपा रहता है इसका जो भी रहेगा। थ्योरी में सेम वैसे ही लिखना रहता है, मतलब कि कांस्टेंट आपको ढूंढना पड़ेगा। ये सब जो प्रोसेस हैं वो कांस्टेंट क्या है उसके अनुसार से इसका नाम रखा गया है। जैसे कि समतापी मतलब कि ताप आ रहा है यहाँ पे, तो ताप क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्थिर हो जाएगा, मतलब कि कांस्टेंट हो जाएगा। सम का मतलब वही है ना, स्थिर वाला। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब क्या होगा, डेल टी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। मतलब अगर टेम्परेचर में चेंज करवाओगे तो वो क्या है, 0 हो जाएगा। मतलब एक स्टेट में मान लो ए स्टेट है और उसमें जा रहे हैं हम बी, तो ये यहाँ पे भी टेम्परेचर मान लो 10 है तो यहाँ पे भी 10 ही रहेगा, उस तरीके से स्थिर बना रहेगा बोल रहा है। ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ कि सिस्टम के टेम्परेचर की स्थिरता इससे ऊष्मा के रिमूवल या हीट के सप्लाई द्वारा प्राप्त की जा सकती है। कि रिमूव कर रहे हैं कि सप्लाई कर रहे हैं उसके अनुसार से प्राप्त की जा सकती है बोल रहा है। अर्थात क्या बोल सकते हैं,
आइसोथर्मल प्रोसेस में सिस्टम एवं सराउंडिंग के मध्य हीट का विनिमय होता है। हीट का मतलब आपका क्यू का विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा, बट आपका डेल टी क्या रहेगा, 0 रहेगा। एक किसका विनिमय होगा उसको भी ध्यान रखना, या विनिमय होगा उसको ध्यान नहीं रखोगे तो जो कांस्टेंट है उसको ध्यान रखेगा। फिर ये बन जाएगा आपका पहला, ये समतापी प्रक्रम हो गया जिसमें हम ताप परिवर्तन देखे थे, डेल टी इज टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ये पहला हो गया। अब दूसरा प्रकार देखते हैं हम, रुद्धोष्म प्रक्रम, या क्या बोलते हैं इसको, एडियाबेटिक प्रोसेस बोला गया है। तो अब आप बोले हो, जैसे कि बोलते हैं कि नाम पे ही छिपा रहता है, तो यहाँ पे देखो रुद्धोष्म अगर बोलोगे तो लास्ट में उष्म आ रहा है टाइप का है, तो उष्म से उष्मा हो जाएगा। और उष्मा को क्या से डिनोट करते हैं हम, क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं ना, तो डेल क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। वही है सिंपल सा। फिर ये थ्योरी में बताया होगा, ऐसा प्रोसेस जिसके संपादन के दौरान सिस्टम या सराउंडिंग के मध्य ऊर्जा का विनिमय नहीं होता है। ठीक है, ऊर्जा मतलब कि उष्मा का विनिमय नहीं होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस में सदैव टेम्परेचर का परिवर्तन होता है। जैसे कि टेम्परेचर में क्या का परिवर्तन हो रहा था, ऊष्मा का परिवर्तन हो रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेचर का परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम यानी मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाएगा। ये हो गया हमारा दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस है समदाबी प्रक्रम या आइसोबारिक प्रोसेस बोला जाता है। तो समदाबी मतलब कि इसी में भी फिर से आ रहा है, दाब को क्या से डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, तो डेल पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट बनाता है, वही प्रेशर कांस्टेंट बना रहता है, आइसोबारिक प्रोसेस कहलाता है। सिस्टम के वॉल्यूम में परिवर्तन होता है, मतलब कि भी में क्या हो जाएगा, आयतन में यहाँ पे परिवर्तन होगा अगर समदाबी प्रक्रम है तो। ये हो गया तीसरा प्रोसेस। चौथा देख लेते हैं, सम आयतनी प्रक्रम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस बोला गया है। तो सम आयतनी मतलब कि क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे डेल वी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आयतन को किससे डिनोट करते हैं हम, वी से डिनोट करते हैं। तो क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जिसमें संपूर्ण प्रोसेस के दौरान सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस कहलाता है। जैसे कि और यहाँ पे सिस्टम के प्रेशर में परिवर्तन होगा, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम में परिवर्तन होगा, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर में परिवर्तन होगा। जैसे कि उष्मा कांस्टेंट था तो किस में परिवर्तन हो रहा था हमारा, सेकेंड वाले प्रोसेस में, कि ये उष्मा अगर कांस्टेंट है तो ये टेम्परेचर परिवर्तन हो रहा था, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो उष्मा परिवर्तन हो रहा था। मतलब एक का अगर कांस्टेंट तो दूसरा परिवर्तन होगा, उस तरीके से होगा, आपस में एक्सचेंज टाइप का। ठीक है ना, तो ये हो गया चौथा। अब देखते हैं पांचवा, चक्रीय प्रक्रम या साइक्लिक प्रोसेस। तो इसमें तो नाम से स्पष्ट नहीं हो रहा है चक्रीय में, चक्र में क्या होगा, साइकिल में क्या होगा टाइप का। तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा हमें, कि भी और एच जो भी हमारा वॉल्यूम और एंथैल्पी है उसमें क्या रहेगा, परिवर्तन अगर करवाएंगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें अवस्था परिवर्तन विभिन्न पदों में इस प्रकार कराई जाए कि सिस्टम अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है। वही है साइक्लिक मतलब कि एक जगह से स्टार्ट करके उसी जगह में आना। तो ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम और एंथैल्पी कांस्टेंट, डेल वी इज इक्वल टू 0 और डेल एच इज इक्वल टू 0। ये हो गया चक्रीय प्रक्रम। अब छठवां देख लेते हैं हम, उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाता है। तो इसमें देखेंगे किसी सिस्टम के एक स्टेट से दूसरी स्टेट में परिवर्तन दो प्रकार से कराई जा सकती है। मतलब कि ए से हम बी में जा रहे हैं तो किस तरीके से परिवर्तन का हिस्सा है, उसके अनुसार से दो भागों में बांटा गया है इसको, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रूप में। ठीक है, तो देखते हैं। और हम ए से बी जा रहे हैं तो एक एरो को बी की तरफ ही नहीं रख सकते, इसको इधर भी रख सकते हैं। तो किस तरीके से होगा उसी को देखना है हमें, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय या क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस में। तो सबसे पहले देख लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या करेंगे, इसमें परिवर्तन इस प्रकार कराई जाती है कि सिस्टम का टेम्परेचर एवं प्रेशर किसी भी क्षण सदैव समान बना रहता है। मतलब ए अगर ए से बी जा रहे हैं या बी से ए जा रहे हैं तो टेम्परेचर क्या बना रहेगा, समान बना रहेगा, मतलब कि कांस्टेंट। ऐसे प्रोसेस अत्यंत स्लो गति से अनंत सूक्ष्म पदों में कराई जाती है, मतलब कि स्लो प्रोसेस है ये, ताकि सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम बनाए रखे। मतलब यहाँ पे कर सकते हैं हम ए से बी, ठीक है ना, ए
से बी में जा रहे हैं हम, तो रिवर्सिबल मतलब कि ए से बी में भी जा सकते हो, बी से ए में भी जा सकते हैं, इसीलिए स्लो कराई जाती है ये रिएक्शन। ये हो गया हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें अवस्था परिवर्तन एक ही स्टेप में निश्चित समय में कराई जाती है। मतलब इसका एग्जाम्पल लेना है तो हम क्या कर सकते हैं, ए से बी में ही जा सकते हैं, बी से वापस ए में हम नहीं आ सकते हैं। तो प्रोसेस को रिपीटली करवाई जाती है कि जल्दी से हो जाए हमारा प्रोसेस, क्योंकि वापस आना नहीं है। जैसे कि आप ही अगर कहीं जा रहे हो तो एक साइड जाते हो तो तुरंत चले जाते हो, लेकिन आपको वापस आना है तो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो रिवर्सिबल क्या हो जाएगा, स्लो, और एक साइड में जाओगे तो वो रिपीट रिएक्शन होता है। और क्या बोल सकते हैं, सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता है। एक साइड जाएगा तो दूसरे साइड नहीं आएगा, तो इक्विलिब्रियम में होगा ही नहीं। ये हो गया इरिवर्सिबल प्रोसेस। और क्या बोला गया है, यह एक रियल प्रोसेस है। प्रकृति में होने वाले सारे रियल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जितना भी हम करवाते हैं रिएक्शन, वो क्या हो, आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जैसे कि कुछ भी इधर हम दैनिक जीवन में भी करते हैं, ठीक है, प्रोसेस, वो भी क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, रियल प्रोसेस है, उसको बोलते हैं।